a recruitment comes, when a recruitment, एडमिट कर दीजिए, when a recruitment comes, लिखिए फिर हम लोग चर्चा करेंगे, हो सकता है मैं गलत हूं। when a recruitment comes a post of चपरासी, comes a post of चपरासी। अब यहीं से मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। when a recruitment comes प्यून of लिखना चाहिए a होता। चपरासी, एक मिनट, then many student like a BA, they all are fill up, जो भी है, they all are fill up, fill up। इसमें देखिए कहां सच्चाई है, जरा इसमें नोट कर लीजिए, फिर अच्छा लगेगा। देखिए, हम दूसरों की गलती जानेंगे तो अपनी गलती छुपा पाएंगे। ब्लर आ रहा है सर, कम्स नहीं होगा, फॉर पोस्ट ऑफ। चलिए और सर नजदीक पहले कर तो दिया। उसको जी हाँ, प्यून लिखना मेरे चाहिए साथ वहाँ। स्टूडेंट्स होगा, रोल मेनली लेता सर है। हाँ होल्डी पोस्ट ऑफ प्यून लिख सकते हैं सर। ठीक है, वेरी गुड। और उन्होंने शायद लिप्यांतर कर दिया उन्होंने उसको। सर हाँ, सर वैकेंसी नहीं होगा स्टूडेंट्स होगा। रिक्रूटमेंट की जगह। दे ऑल आर फिल्ड अप नहीं होगा ठीक सर। है, आप लोग जहां मैं लाना चाह रहा हूँ उस गली में नहीं आ रहे हैं। हाँ? सर एक इंडिया मिनट, ऑपरेट ही तो गलत है ना। दूसरा वाक्य लिखिए, इन इंडिया ऑपरेट ए इंडस्ट्री, वी आर कॉल्ड ए अदर कंट्री, वी आर कॉल्ड ए अदर कंट्री। अब मैं यहां से आपको बताऊंगा कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा हो। चलिए, ये दो वाक्य मैंने आपको दिया ट्रायल के लिए, देख पा रहे हैं ना वाक्य लिखा हुआ है। देखिए, होता जी, क्या है कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, मैं हमेशा से बोलता आया हूं, अंग्रेजी हमारी मौसी की भाषा है। मौसी की जुबान हम नहीं भी समझ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बातों का तो हम ध्यान रखें। शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि कोई भी वाक्य होता है हिंदी में या अंग्रेजी में, तो उस वाक्य की रचना का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ कुछ खाली रखा हूं इंग्लिश सेंटेंस में। इन इंडिया, वेरी गुड, इन इंडिया ऑपरेट इंडस्ट्री, यहां तक ठीक है। इसके बाद ही गोलमाल हो गया है। भारत में एक इंडस्ट्री मतलब एक उद्योग का संचालन करें, ये किसी थर्ड पर्सन से कहा जा रहा है। ठीक है, मैं देखिए गलत वाक्य को भी सही कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जोश में आके इतना लिख दिया और अब आप समझ गए कि मैंने गलती कर दी, गोली चल पड़ी, अब गोली लगे ना, तो उसके लिए क्या करेंगे। इन इंडिया ऑपरेट ए इंडस्ट्री विच, अब यहां से आप गड़बड़ करना शुरू कर दीजिए, विच हैज अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड या फिर यूथ। भारत में ऐसे इंडस्ट्री लगाएं जो युवाओं के लिए अवसर हो। यहां मैंने अगर घुमा दिया तो नीचे वाला सही हो गया। रुक जाइए, मैं बोल लूं फिर आप लोगों की सुनूंगा। इसके बाद इन्होंने क्या गलती की है, वी आर कॉल्ड ए अनदर। इनका ये लिखने का मन होगा कि भारत में जो इंडस्ट्रीज आते हैं वे विदेश जाते हैं, तो इन इंडिया इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, आर इनवाइटेड, या इस तरह का शब्द का प्रयोग कर लें। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य, व्हेन ए रिक्रूटमेंट कम्स, रिक्रूटमेंट तो बच्चा नहीं है ना, वो चल के आएगा पापा के पास, पापा आई एम कमिंग। यहां रिक्रूटमेंट हमेशा अनाउंस किया जाता है, हमेशा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। यहां इन्होंने कम्स लिखा, इन्होंने अपने हिसाब से सही लिखा कि जब भर्ती आती है, आने के लिए इन्होंने कम्स लिखा, गलती नहीं की है। आज का मुद्दा यही रहेगा हमारा कि सही शब्दों का चयन कैसे करें। यहां कम्स की जगह अगर अनाउंस्ड कर देते हैं, इनका ये वाक्य सही हो जाएगा। दूसरे, ए पोस्ट ऑफ चपरासी, इसके आगे आप लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ा या नहीं पढ़ा है, फॉर लिख देते हैं, फॉर ए पोस्ट ऑफ चपरासी। यहां अगर आपने कम्स को काट करके अनाउंस कर दिया या फिर एडवर्टाइज कर दिया या नोटिफाइड कर दिया, तो आपका ये वाक्य सही हो जाएगा। मान लीजिए जल्दीबाजी में हो गई गलती, कोई बात नहीं, बच्चे हैं गलती कर देते हैं, तो आप धीरे से इसको एक लाइन यहां खींचिए और उसके नीचे अनाउंस लिख दीजिए। ठीक है, माने यहां तक, आगे बढ़ता हूं फिर। सिर्फ अब अनाउंस, आपने इसको
सिर्फ अनाउंस होगा। अनाउंस, अनाउंस में डी लगेगा। अनाउंस पास्ट है ना, घोषणा की गई, अनाउंस्ड, घोषणा हुई, वहां भी अनाउंस्ड, घोषणा होगी, विल बी अनाउंस्ड। अनाउंस जो शब्द है तीनों में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में एक ही रूप में प्रयोग होगा, वर्ब रूप में अनाउंस्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ए पोस्ट ऑफ सर इज अनाउंस्ड होगा। अनाउंस जी के सर, बाद इज फॉर नहीं होगा, अनाउंस। अनाउंस ये पोस्ट होगा। हाथ जोड़ता हूं आप लोगों को, नमस्कार तुमको करूं अहो साण बलवान। मैं अनाउंस्ड शब्द कह रहा हूं तो आप लोग उसके आगे ए एन डी, आप मुझे ये बता दीजिए, अनाउंस्ड मैंने लिखा है, देख लीजिए ध्यान से। अनाउंस शब्द का मैंने कहा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में एक ही रूप होगा। आप मुझे बताएं इसका रूप अलग होगा क्या? सर उसके आगे इज लगेगा ना। सुन लीजिए, हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोग बीच में ना बोलें, आप बोले तो अच्छा अच्छा बोले। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अनाउंस शब्द में मैं फोकस कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं आम, आप लोग गिना रहे हैं अमरूद। देखिए, व्हेन वैकेंसी इज अनाउंस्ड, ये मैं आपको बोल रहा हूं अनाउंस की जाती है, ये प्रेजेंट फॉर्म में। वैकेंसी हैज बीन अनाउंस्ड, अनाउंस हुआ, वैकेंसी वाज अनाउंस्ड एंड वैकेंसी विल बी अनाउंस्ड। आप अनाउंस लिख करके मुझे वाक्य बना के दिखा दीजिएगा। जिस तरह से मैं कह रहा हूं आप उस अंदाज पे एक वाक्य लिख करके और मुझे भेज दीजिएगा। देखें आपकी विद्वता कहां गई। टोका टोकी वहां करते हैं देवियों और सज्जनों जहां टोका टोकी की आवश्यकता रहती है, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा तो सुन लीजिए, रोज कम बोल पाता हूं। चलिए आगे बढ़ूं। क्लियर कर पाया मैं अनाउंस का या नहीं कर पाया? अब बोलें आप लोग जो बोलना है। लेट मी सी कौन बहादुर है। मुझको ये हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं देख रहा हूँ कौन बोल रहा है। सर आप बोले थे ऊपर वाला सेंटेंस को अगर करेक्ट कर दें, तो करेक्ट करने के लिए भी तो एंड और ऑपरेट्स चेंज करना चाहिए था एंड ना? की बात तो मैंने कहा ही नहीं देवियों और सज्जनों, मैं आ रहा हूँ उस बात पे। मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आप एग्जाम में गलत लिख के आ गए, मैं नीचे वाले लाइन में हूँ तो आप ऊपर वाले में क्यों भाग रहे हैं? नहीं सर, रिवर्स हम गियर मत डालिए, ऊपर वाला भी हम बता देंगे। मैं इसमें आ रहा हूँ, व्हेन रिक्रूटमेंट इज लगाना ठीक है, मैंने तो बोला है इज वाज वेयर कुछ भी लगा लीजिए। व्हेन रिक्रूटमेंट इज अनाउंस्ड, इज मैंने नहीं लिखा है, मैंने कहा ये कम्स को काट करके इवन खाली व्हेन रिक्रूटमेंट अनाउंस्ड भी लिख देते हैं आपका, तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। हेल्पिंग वर्ब थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। व्हेन रिक्रूटमेंट इज अनाउंस्ड, आप एक लाइन काट के लिख दीजिए। देखिए मेरे पास जो ऑफलाइन जिन मित्रों ने दिया है और जो ऑनलाइन आप लोग देते हैं, ये पूरा बंडल है, 1 किलो है, और इन सब की जांच करने के बाद मैंने सुधार का निश्चय किया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर ए पोस्ट, फॉर लगा दिया, प्रीपोजिशन का प्रयोग करें आप लोग, कंजूसी ना करें, शब्दों में कंजूसी नहीं, पैसा नहीं लगता है। फॉर ए पोस्ट ऑफ चपरासी, आपने लिखा देन मेनी, वेरी गुड लिखा है, बहुत अच्छी बात है। मेनी स्टूडेंट को, जब यहाँ आपने मेनी लिखा है, मेनी क्या है? बहुवचन है। ध्यान दीजिए ना, इधर ध्यान दीजिए। मेनी जब आपने लिखा है तो मेनी प्लूरल है ना, बहुवचन है। तो या स्टूडेंट लिखा है तो आप मेनी के साथ बहुवचन के साथ बहुवचन ना। यहां मान लीजिए आपको एक वचन करना, सिंगुलर तो सिंगुलर होगा, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, एक से अधिक जहां है तो इसको प्लूरल में कर दीजिए, मेनी स्टूडेंट। यहां दे ऑल आर की आवश्यकता नहीं थी। फिल अप वेरी गुड है, फिल अप चलेगा, फिल अप द फॉर्म। ठीक है, अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके वाक्य में कहीं गलती नहीं आएगी। समस्या कहां आ रही है? मैं पिछली बार भी बोला था, अति में आप लोग आ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा आप में से एक व्यक्ति मुझे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हिंदी में आसान आसान 4 वाक्य बताएगा। क्योंकि देखिए हमारा यह अभ्यास है कि हम लोग मातृभाषा में सोचते हैं और फिर उसका कंप्यूटर का चिप है उसको अनाउंस करता है दूसरी भाषा में जिसमें बोलना होता है। तो मैं इस लाइन को मिटा देता हूं, ऊपर वाली लाइन का भी करेक्शन करा देता हूं, फिर मैं आता हूं अपनी बात पे कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। देखिए यह अब जो समय बचा है ना, हमारे पास ज्यादा कूट काट करने का नहीं बचा है, और रट के जाएंगे तो ये गलती होगी। देखिए चूहा आ गया कहां से। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये पहले कर दें, इन इंडिया ऑपरेट इंडस्ट्री, हमने यहां तक लिखा, वी आर कॉल्ड अदर कंट्री नहीं लिखना है, वी ऑपरेट ए कंट्री, यहां वी आर के जगह, वी के जगह विच कर दीजिए, विच आर, कॉल्ड के बाद फ्रॉम लिख दीजिए, फ्रॉम ए अदर को हमने ए मिटा दिया। अब देखिए वाक्य सही हो गया।
कई बार जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मार्जिन रखेंगे। अब देख लीजिए, भारत में ऐसी इंडस्ट्री ऑपरेट करें जो विदेशों से बुलाई गई है। मैं आपका फॉल्ट नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि गलती हो जाए तो उसको इस तरह थोड़ा थोड़ा करके, अरे यहाँ पूरा सत्यानाश है वहां थोड़ा सा तो कम होगा। आगे बढ़ता हूं। अब आप में से कोई भी सज्जन या देवी जो भी हैं, मुझे एक जने एक वाक्य बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सिंपल वाक्य बताएंगे जो आप ऐसे में प्रयोग करेंगे। सर मैं हाँ बोलिए। सर बेरोजगारी की परिभाषा बता सकते हैं? बेरोजगारी की एक लाइन, परिभाषा। और मैं एक लाइन बोला हूँ, बोलिएगा हिंदी में जो आपका दिमाग सोचता है, फिर हम बताएंगे कैसे करना है। बोलिए, एक लाइन बोलिए। वर्तमान समय में बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या बनकर उभरी है। वेरी गुड, बस रुक जाइए। वर्तमान समय में बेरोजगारी, इसको खाली बे लिखते हैं, एक वैश्विक समस्या बनकर उभरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। वैश्विक समस्या, ये हमारे मन ने कहा ये लिखो। हिंदी में तो हमने लिख दिया, अंग्रेजी में लिखना है तो हमारा मन ये कहेगा बनकर उभरी है। अब देखिए, आपके मन में इस तरह का वाक्य आया, थोड़ा सा कठिन है अनुवाद कर पाना, तो हम लिखेंगे उसका, अगर अंग्रेजी लिख। सर म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही सर। इसकी अंग्रेजी बताएंगे सत्या साहब, है या छोड़ दिए? सत्या जी नहीं, बोलिए इसकी अंग्रेजी बताएं जरा। In the present time, unemployment has emerged as a global problem. फिर से बोलिए, स्पष्ट नहीं हो पाया। Sir, in the present time, unemployment has emerged as a global problem. In the present time, unemployment has emerged as a global problem. Global problem. वेरी गुड। अब देखिए, मान लीजिए ग्लोबल प्रॉब्लम, अब मान लीजिए कि मुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी इसकी लिखने ना आई, तो मैं आसान तरीके में कहूंगा, प्रेजेंट टाइम को मैं प्रेजेंटली लिख सकता हूं। प्रेजेंटली लिख सकते हैं ना सर? हाँ, प्रेजेंटली लिख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हैज इमर्ज नहीं लिखेंगे हम, क्या जरूरत है इमर्जमेंट लिखना। यहां लिख दूं मैं, इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, लिख दिया तो कोई दिक्कत है? किसी को आपत्ति? मैंने ये जो वाक्य लिखा है, किसी को आपत्ति हो तो बताएं मुझे। क्लियर सर। देखिए जो यहाँ आप है ना, लिखेंगे, हाँ तो हैज ठीक होगा है। ना क्या सर, यहाँ है ना, तो हैज होगा हाँ। ना। हैज होगा। आप कौन बोल रहे हैं, नाम देखें। शिलाजीत जी, आपसे आशा नहीं थी। प्रेजेंटली छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आसान अंग्रेजी कैसे लिखे। आज की चर्चा फुल्ली इस पे है, सेंटेंस फॉर्मेशन और आसान अंग्रेजी पे। तो अगर मैं अपने सेंटेंस में लिखता हूं, प्रेजेंटली अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, गोबर आ रहा है मेरे मुंह से, इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, कोई आपत्ति? आसान वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? आप हैज कह रहे हैं, हैज कैसे होगा ये आप खुद डिफाइन करिएगा शिला जी। चलिए अगले वाक्य में चलते हैं। एक वाक्य आपने बताया, ठीक से नहीं दिख रहा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। मेरी आवाज सुन पा रही है? पिछले साल 2019 में एक लेडी थी हमारे साथ, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। मुंबई की है, दृष्टिहीन है, दिखता नहीं है, एंड शी स्कोर्ड हाईएस्ट अमॉन्ग्स मतलब इंडिविजुअल। उस कैटेगरी में क्या उनको 145 नंबर आया था, जबकि लोगों के 123 में दांत निकल गए थे। वो सिर्फ मेरे लेक्चर सुनती थी। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आवाज सुनिए और लिखिए, कंसंट्रेट। दूसरा वाक्य बोलिए, आप में से कोई हिंदी में बोलिए। अनएम्प्लॉयमेंट तो हम ऐसे लिख रहे हैं, और आसान शब्दों में कैसे लिखेंगे वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हैंड रेज किसने किया है? स्वरोजगार से बेरोजगारी को दूर की जा सकती है। एक मिनट, क्या बोले हैं शॉर्ट जी? हम बोले स्वरोजगार से बेरोजगारी को दूर की जा सकती है। इसके बाद सूची बोली, स्वरोजगार से बेरोजगारी को दूर किया। मैं लिख रहा हूँ स्वरोजगार, ये आपके मन ने कहा कि ये लिख दो, स्वरोजगार से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। वेरी गुड। सूची आप बोलिए।
सुची जी बोल रही थी, उसके बाद में हाँ बोलिए, एक बेरोज- बात आप बोलिए। कम करने के लिए देश में बेरोजगारों की मदद के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। ठीक, कई तरह के कार्यक्रम शुरू कार्यक्रम किए शुरू किए, वेरी गुड, कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। नसरीन आप बोलिए। शुरू किए हैं, जरूरी नहीं कि जो मन करे वही करें। नसरीन बोलिए। ये सर, रोजगार के अभाव में व्यक्ति असहाय हो जाता है। फिर से बोलिए। व्यक्ति असहाय हो जाता है। रोजगार के अभाव में, वेरी गुड। Yes. देखिए, रोजगार के अभाव में व्यक्ति असहाय हो जाता है। बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पेपर 1 में बहुत अच्छा करेंगे। असहाय हो जाता है, ठीक है। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि आप लोग आसान वाक्य लिखेंगे तो जरूरी नहीं है ना कि हम अपने कठिन हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करें, जरूरी नहीं है ना, क्या है। तो आपके वाक्य को स्वरोजगार से बेरोजगारी दूर हो सकती है, ये आसान वाक्य है। क्या दूर हो सकती है, प्रश्न करेंगे तो बेरोजगारी को क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। दूर होना का कैन बी, हो सकना होगा ना, कैन बी रिमूव। स्पीकर ऑफ कर लीजिए। कैन बी रिमूव, वेरी गुड। अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए सब्जेक्ट है यहाँ, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताया ना, अनएम्प्लॉयमेंट को मान लेते हैं सब्जेक्ट हो गया। कैन बी हेल्पिंग वर्ब है तो ये वर्ब की कैटेगरी में आया, ठीक है। रिमूव्ड भी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और तमाम वर्ब पढ़ा होगा। कैन बी रिमूव्ड, ऑल एम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड। कैसे, ऑब्जेक्टवा हमारा बच गया है तो ऑब्जेक्ट यहां लाएंगे किससे, स्वरोजगार। स्वरोजगार को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज हमने छोड़ दिया, क्या, इसमें प्रीपोजिशन लगेगा बाई, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन ना मांगे तो दो ट्रेन को जोड़ने वाली पटरी बांध लीजिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं आ रहा है तो आप यहां से शुरू करिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, आसान शब्द लेना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। जिसको भी अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, वो इस तरह के आसान वाक्य लिखे। राम आ सकता है, राम आएगा, और राम आ गया, ये फैशन खाली अपनाइए। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। हो गया। अब आते हैं, कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। किसने शुरू किया है, भारत सरकार ने। भारत सरकार ने। आप पैसिव में मत जाइए, पैसिव में बड़ी गड़बड़ है, ठीक है, फिर वही तूफानी ठंडा आएगा। कई तरह के, किसने शुरू किया है, भारत सरकार। भारत सरकार क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, शुरू करना का स्टार्टेड। इसमें क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकेला है तो अकेला है तो हैज लगेगा। गवर्नमेंट इंडिया हैज स्टार्टेड। क्या, कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह के लिए, मेनी, MANY, मेनी, और कार्यक्रम को प्रोग्राम लिख दीजिए। हो गया। देखिए कितने आसान वाक्यों में आप अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख रहे हैं। अब शब्द गिना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाक्य, तो 11 शब्द तो आपने लिख लिया 2 वाक्य में। अब नसरीन पे देखते हैं। रोजगार के अभाव में व्यक्ति असहाय हो जाता है, ये पहले चला जाता है। रोजगार के अभाव में, तो अभाव को क्या बोलते हैं, एब्सेंस। देखिए इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कर देता है, असहाय, जरूरी थोड़ा है, असहाय हो जाता है लिखिए। यही तो मौका है जब आप भाव अनुवाद करेंगे। मेक्स बना देता है, मेक्स ए मैन, क्या, असहाय को हेल्पलेस और हेल्पलेस, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेक्स, मेक मैंने लिख लिया है, मेक्स ए मैन हेल्पलेस। या फिर आप एक ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ए पर्सन
या ए मैन बिकम्स, एकदम आसान वाक्य लिखिए ना, हेल्पलेस। हाँ, क्यों? इन एब्सेंस ऑफ, यहाँ एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ ले लीजिए, इन जोड़ दीजिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताएं जरा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैंने आपको SVO इसलिए लिख दिया कि बार बार दिखाता रहूंगा मैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जरा सा मैं आप लोगों को नरेशन की तरफ ले चलता हूं। ये नरेशन में क्या होता है, सॉरी वॉइस में चलते हैं, पहले नरेशन बाद में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। सिंपल सेंटेंसेस में जब एक्टिव वॉइस को पैसिव में करते हैं तो कुछ नहीं, ऑर्डर चेंज होता है, ओ आ जाता है, एस की जगह वी अपने आप रहता है, और ये सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। ये नहीं ओ सर। आ गया, ऐसा गया, नहीं होता ऐसा। होता है। बीच वाला अभी छोड़िए ना आप, ये प्लेस चेंज होता है, ये नहीं होता है। आई एम होता है तो। ईटिंग ए मैंगो, मैंगो तो इसमें अब बाई और जो भी है वो तो बाद की बात है, ये सब वर्ब और एडजॉइनर लगता है, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। प्लेस चेंज हो गया ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, बाकी बीच में थोड़ा बहुत परिवर्तन। यह रूल याद है आप लोगों को, लेकिन खेला वही होगा, वर्ब अपनी जगह पे हिमालय की तरफ अटल रहता है। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक वाक्य और मैं गलत बताता हूं, और फिर देखें कि उस कठिन वाक्य के कारण हमने क्या गलत किया। ठीक है, आता हूं मैं इसके आगे। देखिए ये जितनी भी चर्चा आज हो रही है बहुत गोल्डन चर्चा है, और मैं इसको इंटरनेट में नहीं डालूंगा। आप में से जिसको भी चाहिए होगा, पेपर 1 पेपर 2 पूरा होने के बाद ही मैं इसको पब्लिक करूंगा, इसलिए निश्चिंत रहें और तन्मयता से सुने। जब मैं कहूं तो मुझे डिस्टर्ब करें, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है, सुनिए मैं खाली बता रहा हूं। पहला वाक्य द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो हमने कर दिया। उसके बाद है इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ होल वर्ल्ड। उसके बाद उन्होंने फिर लिखा है ऑल्दो दैट कंट्री इन इंडिया और वेरी रिच कंट्री अमेरिका एंड ब्रिटेन। आप लोग जब भी लिखेंगे पैसे तो उसमें अतिवादिता नहीं करेंगे। आपने लिख दिया अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है, भारत की नहीं विश्व की समस्या है, तो ऑल्दो लिख करके क्यों करना है। सर दूसरा एक वाक्य पर फिट भी नहीं हो रहा है है? सर, इस सेंटेंस में ऑल्दो की जरूरत नहीं लग रही है। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उनको हम क्या समझाएं, जिस भाई या बहन ने ऐसा किया है, नहीं बोल सकते ना। अच्छा, ये इन्होंने एक सुंदर वाक्य लिखा, ये आपको जानना चाहिए। इन्होंने थोड़ी सी राजनीतिक बात कर दी। इन प्रेजेंट, देखिए मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि राजनीतिक सर थोड़ा और लेफ्ट से लिखना शुरू करिए। लेफ्ट से तो उल्टा हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, कैमरा घुमा देते हैं। नहीं थोड़ा और लेफ्ट से, नहीं सर, हाँ बस बोर्ड अब ठीक है, बोर्ड के और उधर से आप अपने आप लिख लें तो। अच्छा ठीक है, चलिए। इन प्रेजेंट टाइम आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इन प्रेजेंट टाइम आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को DI लिखता हूं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैज बीन एंड। उसके बाद इन्होंने लिखा है सो मेनी पीपुल बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। सो मेनी, देखिए हंसी की बात नहीं है, दुख की बात है। बिकम अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए इस वाक्य में क्या गलती है। मैं देखिए मैं जो आज की चर्चा कर रहा हूं, इस चर्चा का उद्देश्य यह है कि आप लोग जब भी परीक्षा देने जाएंगे ना, जो भी लिखते हैं उसको पढ़िएगा, आपको स्वयं पता चलेगा कि मैंने गलती कहाँ कर दी है, जल्दबाजी में हो जाती है, तो आप उसको सुधार कैसे लेंगे उसका सुझाव दे रहा हूं। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा हूं, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए इन प्रेजेंट टाइम, सबसे बड़ी बात अगर आप इस तरह लिख देंगे, आपका लिखने का उद्देश्य है, जिन्होंने भी लिखा उनका उद्देश्य है कि वर्तमान समय में बेरोजगारी बढ़ी है। ये 100% पॉलिटिकल बात हो जाती है, और मैं शुरू से बोलता आया हूं कि आप कभी भी अपॉलिटिकल रहिए।
ऐसा नहीं है कि उसमें क्या होगा, एक रूलिंग पार्टी के खिलाफ आप लिख रही हैं, सामने जो पेपर जांच रहा है वो रूलिंग पार्टी को फेवर करता होगा तो आपके उसको काट देगा, वो और कमियां निकालेगा। ठीक है, डॉट छोड़ गया, ये छोड़ गया, उसमें वो मार देगा। कभी भी उस तरह से ना जाएं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं कमी हुई है, अमेरिका में भी बेरोजगारी हुई है, इंग्लैंड में भी हुई है, हर जगह हुई है। उसका ध्यान रखें। वर्ल्ड वाइड लिखें तो चलेगा, उसमें कोविड वायरस को घुसा दीजिए, चलेगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी फॉल दिखा दीजिए, उससे चलेगा। पर डोंट ब्लेम खुद को, अपनी कंट्री को ना करें। ठीक है, चलिए अब इसको सुधारते हैं। इन प्रेजेंट टाइम आवर, हाँ बोलिए, इसको सुधारना है। सर आज का अगर किसी ने न्यूज़ देखा होगा सर, तो दो, एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ है सर। इंडिया की गुड न्यूज़ ये है कि सर 71,000 आज नियुक्ति पत्र दिए गए लोगों को, और वर्ल्ड वाइड में बैड न्यूज़ ये है कि सर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, देन फेसबुक और कुछ कंपनीज ने आज टोटल मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज 5 to 7,000 एम्प्लॉयज को निकाला है सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, हेलो, हाँ सर आ रही है। हाँ एक मिनट, मेरा ही कनेक्शन चला गया लग रहा है। ठीक है, चलिए आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए, इसमें क्या बोल रहे थे आप? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे सर अभी? तो आज हाँ, भारत देश ने आज 71,000 कट रही सर मौसम, क्या 71,000 क्या बताए? माइक्रोसॉफ्ट सर, हाँ 71,000 नियुक्ति पत्र सर, अपॉइंटमेंट लेटर दिया है सर भारत सरकार ने आज हाँ लोगों को इंडिया में सर। हाँ और लाइक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अमेजॉन है, देन फेसबुक है, ऐसे कंपनीज ने ऑन एन एवरेज 10-10 हजार एम्प्लॉयज को निकाला है सर। मॉर्निंग का न्यूज है एकदम सर। सही कह रहे हैं। हाँ, भारत सरकार ने आज 21 तारीख, आज कौन सा तारीख है? 21-22, भारत सरकार ने 22/11/22 22 तारीख, 22/11/22 बहुत अच्छा डेट है सर आज का। 22 है ना, बेंगलोर में वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ना, बेंगलोर में कोई स्टेडियम है, उसमें श्रम मंत्री ने अपने हाथों से कम नहीं तो 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट का वो क्या बोलते हैं, कॉल लेटर थमाया है कि भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो। उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नियुक्ति पत्र दिया है, तो उसमें ना जाएं, आप इस सबको लिख सकते हैं। चलिए, इन प्रेजेंट टाइम आवर, ये क्या लिखा था डीआई, मैंने क्या बताया था? डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैज बीन एंड। देखिए, हैज बीन एंड का गलत प्रयोग आपने कर दिया। हैज बीन किया है तो हैज बीन पास्ट टेंस में होगा ना अगला, हैज बीन फिनिश्ड। आप एंड मत लिखिएगा, हैज बीन फिनिश्ड लिखे तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें ईडी लगाना पड़ेगा। हैज बीन एंडेड नहीं चलेगा। तो आप ये लिखना चाह रहे हैं कि अभी क्या है, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो समस्या में है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अगर ये हैज बीन एंड की जगह इसमें लिख दें इज इन प्रॉब्लम। इज इन प्रॉब्लम लिखें तो कोई दिक्कत है? नो सर। ऐसे आसान करेंगे। सो मेनी पीपुल बिकेम, ये बिकम नहीं होगा, BECAME, अनएम्प्लॉयड होगा, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिखेंगे। सो मेनी पीपुल बिकेम अनएम्प्लॉयड हो गया, आपने खाली थोड़ा सा कलम चलाया, सुधार लिया। ठीक है, आप इसमें देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की जहां बात करते हैं तो वहां आप लिख सकते हैं एलन मस्क साहब आए और आते ही अपनी कंपनी ट्विटरवा जो है, ट्विटर से बहुत लोगों को निकाल दिया, मेंशन इट। अमेजन ने, वो क्या है यहाँ TCS है, उसने इतने हजार लोगों को निकाला। क्यों निकाला? ये वर्ल्ड वाइड रेसेशन कहते हैं, मंदी का दौर फिर से चालू हो गया है और अमेरिका में जितनी भी अच्छी कंपनियां थी वो बंद हो रही है ऑलमोस्ट। एक कंपनी ने जूम मीटिंग करके, कंपनी के CEO ने अपने जाने कितने एम्प्लॉइज को निकाल दिया, बोला मीटिंग में आओ, और बोला यू ऑल आर फायर्ड फ्रॉम माई एंड। ठीक है, आप उनको मेंशन करिए। चलिए अगले वाक्य संरचना में हम बढ़ेंगे। यहां तक मैं स्पष्ट कर पाया आपको? आने वाले समय में ये गलती नहीं करेंगे आप लोग। 2 लोग मुझे और देंगे, जो लोग बता चुके हैं वो नहीं बताएंगे, 2 लोग और बताएंगे। ये क्यों हाथ खड़ा की, क्या नाम है इसका, हैंड्स अप किसने किया है? ये मुझे लगता है अंशु, बोलिए सर। अंशु के, हेलो, हाँ बोलिए अमर जी, बोलिए जी सर। मैं बेरोजगारी, हेलो, एक मिनट, अंशु के बाद अमर का। अंशु बोलो। जी सर।
हाँ जी सर। बोलिए। कार्य सक्षम होने के बावजूद भी जब एक व्यक्ति को उसकी धीरे आजीविका के धीरे, लिए, अरे बाबा धीरे धीरे, सक्षम सर मैं बोल रही हूँ, के बावजूद, कार्य धीरे सक्षम धीरे होने के बावजूद भी होने के कार्य बावजूद, जी सर, हाँ बावजूद कार्य आगे होने के बावजूद भी जब एक व्यक्ति को उसकी आजीविका के लिए, इतना लंबा इतना कठिन वाक्य सोचना जरूरी है? सर ये एक्चुअली डेफिनेशन था, जैसे हमने सोचा उस हिसाब से बता रहे हैं कि कार्य सक्षम होने के बावजूद भी जब देखिए, एक व्यक्ति सक्षम, को सुनो नहीं सुनो, कार्य सक्षम नहीं लिखे, आपको हिंदी में लिखे तो चलेगा, हमको अनुवाद करना है बाबा। अच्छा, सक्षम अच्छा। होने के बावजूद जब आजीविका न मिले, जी सर, हाँ, न मिले, अगला वाक्य तो ये बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। तो बेरोजगारी हो, छोड़ दीजिए, न मिले तो बुरा लगता ही है, मैं अपने तरफ से लिखूंगा तो बुरा लगता ही है। अमर आप बोलिए अब अपनी बात। जी सर, बेरोजगारी व्यक्ति की हाँ। ईमानदारी और सच्चाई का गला घोट देती है। बेरोजगारी बहुत सुंदर वाक्य है। व्यक्ति के, शहनवाज साहब इसका अनुवाद करेंगे। बेरोजगारी व्यक्ति के सच्चाई और ईमानदारी का, ऐसा तो होता नहीं है बाबू जी। आप कितना भी ईमान हो लीजिए, 1 करोड़ कमा के दिखा दीजिए बेईमानी करके, 1 महीना में 1 करोड़ कमा लीजिएगा तो आधा करोड़ हमको भी दे दीजिए। सर ये सुपरफ्लुअस लग रहा है। कोई बात नहीं, नहीं होता है। बेरोजगारी व्यक्ति की सच्चाई, लोग आतंकवादी बन जाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना। ईमानदारी को क्या बोले अमर जी? ईमानदारी का गला घोट देता है। ऑनेस्टी। हाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा हम तो अनुवाद कर रहे हैं ना। देखिए, जब भी आपको सोचना है कि हम अनुवाद, मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, हम जानबूझ के ऐसे नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसे आसान आसान वाक्य सोचेंगे हिंदी में और उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। सक्षम होने के बावजूद, यहाँ बावजूद जो शब्द है, इसके लिए आपकी अंग्रेजी डिक्शनरी में डिस्पाइट होता है एक वक्त। ये हर बच्चे को याद है, बच्चा डिस्पाइट ऑफ बीइंग एबल, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ऑफ बीइंग एबल सर। बाबा जी, अरे डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा, डिस्पाइट के बाद बीइंग लगेगा, BEING। डिस्पाइट बीइंग क्या, अब मैं बोल लूँ ना, मुझे भी बोलने दीजिए। सक्षम को हमें एबल लिखना पड़ेगा, ABLE। आसान मैं बता रहा हूँ, इसका और भी क्लासिकल कर सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग ए प्रोफेशनल, वो बेचारे जो ट्विटर से निकाले गए प्रोफेशनल ही है, लेकिन मार दिया झटका तो वो सब गए। तो आप एबल लिखिए, फाइन है, क्योंकि हम देखिए, हमको नौकरी पाने के लिए लिखना है, न कि अखबार में छपवाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। डिस्पाइट बीइंग एबल, जब आजीविका को एम्प्लॉयमेंट लिखते हैं, व्हेन, डिस्पाइट के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, आजीविका न मिले, व्हेन देयर इज नो, सुनूंगा पहले मैं बता दूं, व्हेन देयर इज नो, आजीविका न मिले, नो एम्प्लॉयमेंट, या व्हेन वी डू नॉट गेट, या व्हेन समवन इज नॉट गेटिंग, समवन डज नॉट गेट, जैसे आपको अच्छा लगे, तो बुरा लगता है। इट फील्स बैड, इट फील्स बैड, या ही या शी फील्स बैड, चाहे इट गिव्स अ बैड फीलिंग, जो भी आपके मन में वहां आए लिख लें। देखिए इसमें कोई दिक्कत हुई? अब कौन बोल रहा था, बोले, किसी को आपत्ति नहीं थी? सर, मैं तो ये पूछ रही थी कि सर आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं सोच रही थी कि राजेश सर की, सॉरी दीपक सर की क्लास अगर का टाइमिंग पता चल जाती तो उस हिसाब से। 8 बजे से मैं खत्म करूंगा, दीपक सर शुरू करेंगे। आप लोगों की जी जब सर। इच्छा होगी मुझे रोक दीजिएगा, दीपक सर ऑन बोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं, आप छोड़ सकती हैं, अगर दिक्कत है तो बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। दिक्कत कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा टाइम आज थोड़ा सा कम है मेरे पास। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, टेक योर ओन टाइम। रिकॉर्डिंग चालू है, बाद में मांग लीजिएगा राजेश से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मैं क्लियर कर पाया आप लोगों को। अब मैं मेन मुद्दे पर आने जा रहा हूँ। एक आखिरी बात, बेरोजगार व्यक्ति के सच्चाई और बेरोजगारी व्यक्ति के ईमानदारी और सच्चाई का गला घोट देती है। कौन घोटता है गला? बेरोजगारी। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट किल्स, क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट किल्स। गला घोटना मतलब मार देती है। क्या है? किल्स। किसका क्या मारती है? बेरोजगारी क्या मारती है? सच्चाई एंड ईमानदारी। इसको लिखेंगे ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। वेरी गुड, दोनों इधर उधर लिख सकते हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी किसका? ऑफ ए पर्सन। अब इस वाक्य में जरा मैं बताऊं, देखिए इस वाक्य में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? सब्जेक्ट। ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा था मैं,
आई मिटा दिया हूं। सब्जेक्ट किल्स क्या है? वर्ब, ठीक है। ऑनेस्टी एंड Verb. ट्रूथ, ये एक तरह से अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ऑब्जेक्ट मानेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑनेस्टी, उदारता, ता लग गया तो कौन सा संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में भाव को क्या बोलते हैं मालूम नहीं? प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिव नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये गर्मी लग रही है इसी चलने के बावजूद, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, मतलब पहले, किसके पहले लगाते हैं? ऑफ ए पर्सन, ये एक और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब, प्रीपोजिशन कनेक्टिंग वर्ड है उसमें लगाया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की परिपाटी सीधी सीधी चलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो हम लोग अनुवाद करते हैं, बेसिकली मैं ये अनुवाद के साथ आपको एस्से लिखने की बात सिखा रहा था अभी तक। अब मैं इसके बेसिक फॉर्मूले में आता हूं कि हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसको हम कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, उसमें से दीपक सर को कॉल करिएगा एक बार। एट टू वन जीरो। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया एक वाक्य में लिखता हूं, नाउन, प्रोनाउन, नीचे डायरी में एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है। हाँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। ये आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ या ना? कोई आवाज नहीं आ रही। ये आप लोग, अब मैं एक वाक्य लिखूंगा। हाँ, अब मैं एक वाक्य लिखूंगा और उस वाक्य में आप मुझे बताएंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब क्या है, और उसके साथ ही आपका सेंटेंस फॉर्मेशन वाला मैं पूरा कर लूंगा। ठीक है, सब पूछ लीजिए कितने बजे लॉग इन करेंगे। देखिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चलेगी तो वहीं से लिखता हूं मैं। अनएम्प्लॉयमेंट kills a citizens will to लिखिए serve his country honestly, लिख लीजिए ऑनेस्टली। यहां आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का पूरा सूत्र मैं पूरा कर दे रहा हूं। चलिए लिखिए, अनएम्प्लॉयमेंट किल्स ए सिटीजन्स विल टू सर्व हिज कंट्री। अब इसमें आप लोग मुझे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब लिख करके बताएंगे। चलिए लिखिए आप लोग, 2 मिनट का समय देता हूं। हाँ, कहाँ है? घर में? भैया कहाँ हैं? आए नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्लास में है ऑनलाइन? ठीक है, मैं देख रहा हूँ। मैं लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। अरे बोलिए हाँ या ना। ठीक है, हाँ सर, लिख लिया। एक मिनट। हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ मुझे लगता है अभी भी निकले हैं, तो उनको बोल दीजिएगा क्लास चल रही है, ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैं क्विट हो जाऊंगा जैसे ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बता दीजिएगा। ठीक, देखिएगा बाइक निकल गई है क्या? पूछ लीजिए।
पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए इस वाक्य में आप लोगों ने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब लिख लिया है, वेरी गुड। अब मुझे आप बताएं कि इसमें बताते चलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? नाउन नाउन है सर। नाउन है वेरी गुड। स्किल्स क्या है? वर्ब वेरी गुड, वर्ब है। उसके बाद सिटीजन, नाउन सिटीजन नाउन है, वेरी गुड। विल प्रीपोजिशन सर वर्ब वर्ब है सर वर्ब हेल्पिंग वर्ब। विल वर्ब नहीं है, विल यहाँ इच्छा है। सर Will का मतलब इच्छा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हाँ? क्या सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा सर एडजेक्टिव होगा। ना, हम उसमें नहीं है, हम खाली आपसे पूछ रहे हैं नाउन का, उसका पार्ट हमें चाहिए। विल एडजेक्टिव किसी ने कहा, वेरी गुड। चलिए आगे। आगे ठीक है आगे। सर्व क्या है? वर्ब है सर वर्ब है, वेरी गुड। वर्ब है, वेरी गुड, वर्ब है। उसके बाद हिज, प्रोनाउन वेरी गुड। कंट्री, नाउन है सर नाउन, वेरी गुड। इसके बाद ऑनेस्टी या ऑनेस्टी एडवर्ब है सर एडवर्ब है, एडवर्ब, वेरी गुड। आप लोगों ने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब बहुत अच्छा चिन्हित किया। एक जगह आपने गड़बड़ किया है, मैं बताता हूँ। अभी आप मुझे ये बताइए, कोई भी वाक्य अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग करते हैं, एसबीओ के हिसाब से करते हैं। अब इस वाक्य में मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट। वर्ब तो आपने बता दिया, 4-5 बता दिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बताइए मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट है सर अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट, वेरी गुड, सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ए सिटीजन सर ए सिटीजन या सिटीजन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ? और कोई ऑब्जेक्ट है? ये कंट्री ऑब्जेक्ट है। सिटीजन विल ऑब्जेक्ट, सिटीजन्स हो गया और कंट्री हो गया। ये विल क्या है? विल होती है इच्छा, डिजायर। इच्छा क्या होगा? नाउन है। सिटीजन विल ही ऑब्जेक्ट है। सिटीजन्स विल पूरा ऑब्जेक्ट है। तू सर को वो क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा तो ठीक है, यहाँ मान पे लेते नाउन हैं। ठीक है, मान लेते हैं। अभी देखिए, अब देखते हैं कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वर्ड्स की पोजिशनिंग क्या होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ये आपको पता ही है। सब्जेक्ट हमेशा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन ये हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट है, वेरी गुड। सब्जेक्ट के बाद हमने फॉर्मूला में लगाया वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लगा दिया, वेरी गुड। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ए सिटीजन भी हमने लगा दिया, वो ठीक है, वेरी फाइन। अब दूसरे में चलते हैं, क्योंकि सेंटेंस के फॉर्मेशन में ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अब विल टू सर्व, सर्व मतलब वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब को जो क्वालिफाई करे उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब होगा ये। इच्छा जो है बेसिकली मुझे लगता है, हाँ क्या होगा? नहीं, मैंने जो पूछा उसी दायरे में, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, इसके दायरे में, उससे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो चलिए ये जो इच्छा को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, समझ नहीं आ रहा है ना। यहाँ ये कह देते हैं विलिंगली। विलिंगली अगर मैं लिख दिया तो विलिंगली क्या होगा इसमें? विलिंगली मतलब ये एडवर्ब होगा। विलिंगली एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे या फिर जो वर्ब की विशेषता बताए। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, और एडवर्ब क्या होता है? वो वर्ब के बारे में बताए, एकदम सिंपल है। अब आप देखिएगा यहाँ कि जो एडवर्ब है, एडवर्ब कहाँ लगा है? वर्ब के बाद में। एडजेक्टिव कहाँ लगता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। अब जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के पहले मैं यहाँ सीवियर लिख दिया, SEVERE,
सीवियर क्या होता है? सीवियर मतलब बहुत ज्यादा। ये विशेषता है, इसका मतलब हो गया एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, किल्स ए सिटीजन। अब सिटीजन को मैं यहां लिख दूं गुड सिटीजन। यहां गुड क्या हो गया? क्या वो बोलते हैं आप लोग? ये एडजेक्टिव हो गया। तो आप देखिएगा कि अब हम देखते हैं इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में बाकी चीजें हम कहाँ रखेंगे। और ये चीजें अगर आप जान गए ना तो आप सेंटेंस बहुत अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि मेरा फॉर्मूला है, मैं अप्लाई करता हूं और मुझे लगता है कि मैं आपकी नजर में कभी मैंने गलत अप्लाई नहीं किया है। किया है क्या? ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। हमेशा डायरी में नोट करिए आप लोग कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आएगा। 90% केसेस में, कविता वगैरह में मैं थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूं, ढीले है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आएगा। लिख लिया आप लोगों ने? एडवर्ब जो है वर्ब के बाद आएगा। कभी कभी वर्ब के पहले आता है, अमूमन होता नहीं, हिंदी में होता है। जैसे वॉक स्लोली, रीड लाउडली। लाउडली रीड नहीं ना बोलते हम लोग, वॉक स्लोली, रीड लाउडली। ठीक है, तो आपने यहां भी देखा कि मैंने एडवर्ब जो लगाया, विलिंगली जो लगाया है, वो कहां लगाया है? वर्ब के बाद लगाया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हमने आपको नाउन का बताया, प्रोनाउन का बताया। एडजेक्टिव आंख मूंद करके, आप लोग आंख मूंद करके, एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यही होगा ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं भावनाएं व्यक्त की जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसको छोड़ ही देते हैं इस तरह से। फीलिंग्स जनरली कई बार एडजेक्टिव में ही खींच लेते हैं। ठीक है, जाने दीजिए। तो यहां हमने बताया कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा, वर्ब के बाद आया एडवर्ब। ठीक है, और उसके बाद क्या बच गया? कंट्री क्या है? ऑब्जेक्टिव नाउन। ऑनेस्टली क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया, या क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ऑनेस्टली क्या होगा? एडवर्ब है। वेरी गुड। क्यों? ये जो ऑनेस्टली जो है ये सर्व को क्वालिफाई कर रहा है। यस, कई बार क्या होता है, हिंदी में ये चीजें नहीं रहती, दिक्कत है। कई बार अंग्रेजी में क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में, ये जो एडवर्ब है ये वर्ब से दो एक सब्जेक्ट के, दो एक वर्ड के बाद भी रह सकता है, पर दूर से वो क्वालिफाई कर। आप लिख लीजिए, कई बार अंग्रेजी में एडवर्ब, लिखिएगा, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख लीजिए। हाँ, कई बार अंग्रेजी में एडवर्ब वर्ब से 2-3 वर्ड के बाद भी रह सकता है, 2-3 वर्ड के बाद भी रह सकता है। लेकिन जब हम वर्ब और एडवर्ब का रिलेशन देखने का प्रयास करेंगे तो साफ रिलेशन पता चल जाता है कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। और ये मूल मंत्र है। ठीक है, रईस जी हैं आज की क्लास में? मिस्टर रईस नहीं है? चलिए, लोग डिमांड देते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। आप लोगों के लिए कितना अच्छा काम करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और मैं समझा दूं। सर्व जो है, सर्व, मैंने आपसे एक वाक्य कहा, मैंने कहा वॉक स्लोली, धीरे चलो। उसी तरह से सर्व के बाद ऑनेस्टली आया। ये भले हिज कंट्री लिख दिया, हिज बिलॉव्ड कंट्री लिख दिया, चाहे हिज मदरलैंड लिख दिया, कोई भी शब्द लिख दूं, 3, 4, 5 शब्द लिख दूं, लेकिन जब आप जोड़ा लगाएंगे तो सर्व और ऑनेस्टली एक दूसरे के जोड़े में पाए जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्वालिफाई करते हुए, या साधारण शब्दों में जिसको ग्रामर नहीं आती वो समझे कि ऑनेस्टली जो लगा गया है सर्व के लिए लगाया गया है, तो ये एडवर्ब है। और अगर यह स्ट्रक्चर आप समझ गए हैं तो आप ना तो ट्रांसलेशन में गलती करेंगे और ना ही तो अंग्रेजी लिखने में। एम आई राइट और लेफ्ट? यहां तक क्लियर कर पाया मैं आप लोगों को? जो नहीं ज्वाइन किए वो शायद मिस करेंगे, क्योंकि तो डिस्कनेक्ट हुए तुम लास्ट में। हाँ ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ।
और किसी का कोई प्रश्न है? लक्ष्मण जी बाद में आए थे। देखिए, मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा था कि मैंने एक वाक्य आपसे लिखवाया। मैंने लिखाया सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट, लिख लीजिएगा जिसने नहीं लिखा है लक्ष्मण जी। सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट किल्स ए गुड सिटीजन। ए गुड सिटीजन अपोस्ट्रोफी एस, फिर से समझा रहा हूं, ए गुड सिटीजन विल टू सर्व, विलिंगली लिखा हूं और बाद में दो ऑप्शन दिया हूं मैं, ठीक है। सर्व के बाद हिज कंट्री ऑनेस्टली, विलिंगली अलग लिखिएगा रेड डॉट से, क्योंकि विलिंगली जो है, विलिंगली लिख के मैंने यहाँ खत्म कर दिया था, फिर आपको समझाने के लिए मैंने हिज कंट्री लिखा और ऑनेस्टली लिखा, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि सबसे पहले हम वाक्य में क्या करते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन मारता है, प्रश्न करेंगे हम, अपने आप से प्रश्न करेंगे हु, तो कौन मार रहा है या कौन मर रहा है, जो भी है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बताया या आपको पता ही है कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो विशेषण क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब उसके बारे में बताता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर नाउन है तो ये जो सीवियर है ये नाउन की विशेषता बता रहा है, विशेषण अर्थात एडजेक्टिव हो गया। लक्ष्मण जी क्लियर है ये पार्ट? जी सर। मिस्टर लक्ष्मण, उसके बाद मैंने बताया किल्स वर्ब है, ठीक है। विल किल कर सकते हैं, वुड हैव किल्ड कर सकते हैं। तो किल के साथ जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि इंडेफिनिट सेंटेंस है इसलिए नहीं है। अगर मान लीजिए आप किल्स में से एस मिटा दें, ठीक है जी सर। किल्स में से एस हटा दें और यहाँ विल लिख दें या विल हैव लिख दें, ठीक है। विल हैव तो किल्ड हो जाएगा, विल हैव कुछ भी लिख दें। तो ये जो शब्द है विल हैव, इज, एम, आर, ये चीजें क्या बताते हैं, ये हेल्प कर रहे हैं वर्ब को, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ये गुड सिटीजन। सिटीजन क्या है, नाउन है। नाउन मतलब पहला सब्जेक्ट होगा, सारे सब्जेक्ट तो नहीं होंगे ना, तो पहला सब्जेक्ट होगा, उसकी विशेषता गुड बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। एक वाक्य में या संयुक्त वाक्य में, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से अधिक एडजेक्टिव हो सकता है, एक से अधिक वर्ब हो सकता है, एक से अधिक एडवर्ब हो सकता है। तो एक सिटीजन जो है, सिटीजन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में गुड बता रहा है, तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वेरी गुड। इसके बाद विल, विल जो है वो गागेजी वाला नहीं है, विल मतलब इच्छा होती है। इच्छा को अगर आप एडजेक्टिव ना माने कोई बात नहीं, ठीक है। विल टू सर्व, सर्व यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। हिज कंट्री को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। हिज जो है, हिज यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो हिज कई बार एडजेक्टिव रूप में भी प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर दूसरी ढंग से आप सोचें, हिंदी में मैंने बताया था, यहाँ वहां जहां तहां जो तेरा है सो मेरा है, विशेषण मैंने बताया था, संबंधवाचक, सर्वनामिक या कई बार हाँ सर्वनामिक में भी चलता है। तो हिज को आप एडजेक्टिव ना माने, हिज कंट्री को आप कलेक्टिव ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है। ऑनेस्टली जो शब्द मैंने बताया, ये चूंकि वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब मतलब ये सर्व जो है, सर्व ऑनेस्टली अपने आप समझ में आ रहा है, इसी के लिए मैंने सर्व विलिंगली लिख दिया था और बाकी ओमिट कर दिया था। तो सर्व की विशेषता ऑनेस्टली बताता है, तो जो वर्ब की विशेषता बताए उसको एड वर्ब बोलते हैं। ए डबल डी जनरली होता है, लेकिन इसको ADVERB बोलते हैं, एड वर्ब बोलते हैं। और अगर इस फैशन में आप सेंटेंस को सजाएंगे तो आपका अनुवाद भी अच्छा होगा। अनुवाद नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे लिख रहे हैं, उसमें भी आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब मान लीजिए ये मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस के रूप में, सिंपल सेंटेंस में। आप ऐसे वाक्य लिखेंगे तो आपको कोई आपत्ति है क्या, मुझे बताएं आप लोग। हाँ बोलिए, यहां तक क्लियर है? जी सर। कोई प्रश्न? ठीक है। अब
इसके बाद से जो लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसे लिखें, तो या तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस लिखें, कॉम्प्लेक्स लिखें, बट ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, और नहीं तो पैसिव का झमेला ही मत लीजिए। कभी कभी गलती से हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट हो तो चल जाता है, नहीं तो ऐसा वाक्य लिखेंगे तो आपका काम आसान रहेगा। हाँ आ गए हैं, हाँ भैया, सर। हाँ बोलिए। बोलिए सर, ये आज का जो पैटर्न बहुत अच्छा लगा सर। जैसे एक हाँ। हमारा ऐसे इंग्लिश में भी हो गया, ऐसे हिंदी में भी हो गया, और साथ में ट्रांसलेशन भी हो गया सर। बहुत बढ़िया सा समझ में आया सब कुछ। मैं एक्चुअली यही चाह रहा था 3 दिन से। दीपक सर ठीक है। देखिए, मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, और नहीं तो मैं कभी आप लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा नाम नहीं लेता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि ये जो भी गलतियां आप लोग कर रहे हैं, ये गलती जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमारी आदत रही, हमारे मन में ये लगता है कि हम अगर सुपरफ्लूअस शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को यह भ्रम है कि मैं 500 शब्द से कम लिखा तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। वो भ्रम दूर करें। मैं आज तक 300 से अधिक नहीं लिख पाता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हेलो, अच्छा घर पहुंच रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक। चलिए दीपक सर 10 मिनट में आप लोगों से जुड़ेंगे। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा आगे चर्चा बढ़ाऊं। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो मैं हिंदी वाले में थोड़ी सी बात करूं। जी सर क्लियर है। चलिए अब मैं हिंदी वालों, देखिए मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप लोग गलत वाक्य लिखेंगे। ये जो आप लोगों ने क्या, अच्छा यही से ले लेंगे, ठीक है। दीपक सर आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब बैटन हैंड ओवर कर देना चाहिए, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप ऊपर है, लैपटॉप उधर अंदर वाले रूम में, लैपटॉप से करेंगे, बैठ के करेंगे, नीचे नहीं उधर है नहीं जहाँ बैठे थे इसमें नीचे। ठीक है, चलिए जब तक दीपक सर आ रहे हैं तब तक मैं जरा हिंदी की भी बात कर लूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी बड़ा अच्छा लिखते हैं, हिंदी तो हम लोग और भी माशाअल्लाह लिखते हैं, तो सुनाऊंगा नहीं। देखिए हिंदी का भी पैटर्न है, थोड़ा सा अंतर है। हिंदी में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कर्ता के बाद कर्म आ जाता है, और उसके बाद क्रिया। इंग्लिश में क्या होता है, ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, ये बीच में रहता है, और हिंदी के पैटर्न में इसको अलग रखा जाता है। अब मैं एक वाक्य आप लोगों को देता हूं, और आप लोग उसमें क्या क्या चुनना है। जो शब्द कहा जाता है, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में शब्द होता है, तो आपको इसमें पहचानना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उसके बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया विशेषण। बस इतने की पहचान अगर आप जान गए हैं, वो ज्यादा विकट ना करें, इतने की पहचान जान गए ना तो आप लोग बहुत अच्छा लिख लेंगे। क्योंकि बेरोजगारी से बात चल रही थी, आइए सर, तो बेरोजगारी की बात चल रही थी तो हम बेरोजगारी पे ही चलते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी, ठीक है, अधिक लिख देते हैं। हाँ उसमें सीवियर लिखा था ना, तो अधिक बेरोजगारी नागरिकों की मानसिकता भ्रष्ट कर देती है। इसमें आप लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण बताएंगे। चलिए ठीक है। अधिक बेरोजगारी नागरिकों की मानसिकता भ्रष्ट कर देती है। इसमें आप लोग मुझे संज्ञा, सर्वनाम ऊपर लिखा है देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, ये शब्द आप पहचान के बताएंगे। सर अधिक बेरोजगारी करता, बेरोजगारी को खाली करता मानिए, अधिक जो बेरोजगारी की विशेषता बता रहा है, ये हो गया कर्ता। वेरी गुड। अधिक जो है इसको हम मान लेते हैं कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है,
इसलिए विशेषण हो गया। ठीक है, वेरी गुड। आगे नागरिक क्या होगा? कर्म नहीं, नाउन संज्ञा नागरिक सर। का कर्म हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, ये संज्ञा, ये भी संज्ञा, और बेरोजगारी भी संज्ञा। ठीक है, आगे मानसिकता, मानसिकता क्या है? सर विशेषण है विशेषण या विशेषण है? नागरिकों की मानसिकता, नागरिकों की मानसिकता, नागरिकों का वो बता रहा है, विशेषण बता रहा है। या मानसिकता ता लगाने से क्या हो जाता है? संज्ञा होता है। मानसिकता, सच्चाई, बुढ़ापा, ये विशेषण नहीं होगा, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़े। भ्रष्ट कर देती है, भ्रष्ट क्या हो गया? क्रिया सर। कर देना क्या होगा? क्रिया। कर देना हो गया क्रिया। क्रिया भ्रष्ट क्या होगा? क्रिया हो जाएगा। भ्रष्ट कर देना पूरे क्रिया ले लेते हैं। बंच ऑफ वर्ड्स में बताता आया हूं अनुवाद में या सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो इसको हम लोग एक मान के चलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, इसमें विशेषण का स्थान कहाँ है? अंग्रेजी के अनुसार ही संज्ञा के पहले विशेषण लगाया गया। काला घोड़ा, सफेद हाथी, ठीक है, मोटा राजा, पेटू राजा, जो भी है, राजा मतलब संज्ञा के पहले विशेषण लगेगा। अंग्रेजी में भी यही है। जाइएगा नहीं, दीपक सर आ गए हैं, बस 2 मिनट और। ठीक है, हो गया ना। अब नागरिकों के आगे मैं सभ्य लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ये भी विशेषण, मतलब जहां भी लगेगा विशेषण संज्ञा के आगे लगेगा। फॉर्मेशन यही रहेगा, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, उसके बाद मानसिकता भ्रष्ट जो है, भ्रष्ट के आगे मैं बेहद कर दूं। ये बेहद क्या हो गया? बेहद भ्रष्ट। अब ये जो है क्रिया की विशेषता बता रही है, तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। क्रिया विशेषण, मैंने प्रविशेषण पूछा नहीं, आप प्रविशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए कि हिंदी व्याकरण में क्रिया के आगे क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। तेज दौड़ो, तेज बोलो, धीरे चलो, धीरे रे चलो मेरे बाल मां, उसमें लगा दी, खोल के लगा दी इसमें। ठीक है, ठीक है, जो भी है, तो ये वाक्य की जो संरचना है, इस अनुसार अगर आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं भी ना हिंदी में दिक्कत होगी, ना अंग्रेजी में दिक्कत होगी। क्या लगता है? आज के लिए इतना काफी है? जी सर। हाँ या ना आप लोग बोलते नहीं, जब हाँ या ना बोलना होता तो बोलते नहीं। जी सर, जी सर। ठीक है, तो आज तो कोई काम नहीं चलिए, थे बता रहे कोई। कोई घर की बात ना सुनाए please। ममता जी से क्यों ना, गुड़िया है? हाँ गुड़िया मैडम। नहीं सर, ममता का सर, ममता का माइक ऑन था सर। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने तो सुन लिया।